अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम लोग फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ने लगे हैं रेस्पिरेशन। चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं हमने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर ली है। अब हम एनर्जी का दूसरा बड़ा पाथवे डिस्कस करने लगे हैं, वो है रेस्पिरेशन। पहले तो रेस्पिरेशन समझिए होता क्या है। बच्चों, जो हम गैसेस अंदर लेके जाते हैं, गैसेस बाहर निकालते हैं, आप बचपन से या आप छोटी क्लासेस से सुनते आए हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, हम CO2 बाहर खारिज करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन हमें ज़रूरत है, ऑक्सीजन हमें सेल्स के अंदर रिक्वायर है टू ब्रेक फूड। हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो फूड में बॉन्ड है वो तोड़ने हैं ताकि एनर्जी निकाले। यानी कि ऑक्सीजन हमें इसलिए रिक्वायर है क्योंकि हमारे सेल ने एनर्जी पैदा करनी है, हमारे सेल ने फूड को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालनी है। तो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए सेल में ऑक्सीजन चाहिए और उसी दौरान सेल CO2 पैदा करता है। ये अमल जो सेल के अंदर हो रहा है, ऑक्सीजन एंटर हो रही है सेल के अंदर, CO2 प्रोड्यूस हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन और है जो हम आम मीनिंग में बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, मेरा सांस का सिस्टम। ये जो हम हवा अंदर लेके जाते हैं और फिर हवा बाहर निकालते हैं, ये भी रेस्पिरेशन है। ज़्यादातर जब हम लफ्ज़ रेस्पिरेशन बोलते हैं तो हमारी मुराद ये होती है कि हवा का अंदर जाना, हवा का बाहर आना। तो यानी कि रेस्पिरेशन की दो किस्में हैं। एक हमारी बॉडी के अंदर जो हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये वाली रेस्पिरेशन। दूसरी हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर जो ऑक्सीजन एंटर हो रही है, जो CO2 निकल रही है, ये दोनों रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले मैंने देखे रेस्पिरेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। दुनिया का हर जानदार करता है। फोटोसिंथेसिस दुनिया का हर जानदार नहीं करता, सिर्फ वो करता है जो क्लोरोफिल रखता है। और रेस्पिरेशन दुनिया का हर जानदार करता है क्योंकि रेस्पिरेशन से एनर्जी पैदा होती है। और दुनिया का कोई एक भी ऐसा जानदार नहीं जो एनर्जी के बगैर रह सके। जानदार जिंदा चीज़ का नेम है और जिंदा चीज़ों को एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज, और इसके अंदर फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी फूड के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ऑक्सीडेशन से बेटा हमारी मुराद है ये कार्बन और हाइड्रोजन जो कि फूड में होती है, इस कार्बन हाइड्रोजन में ये जो CH बॉन्ड है इनको तोड़ना। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस बॉन्ड में होती है? CH बॉन्ड। ये एनर्जी का सोर्स है। जो हम फूड खाते हैं उस फूड में होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड। कह लें कि फूड में स्टोर एनर्जी होती है। वो स्टोर्ड एनर्जी जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे सेल्स उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको निकालते हैं, उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, उससे ATP बनाते हैं। तो बैक्टीरिया एक सेल वाला जानदार है, यूनिसेलुलर है, उसको भी एनर्जी चाहिए। हम बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर जानदार को होती है। इसके बाद बच्चों दो तरीके की रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आल्सो नोन एज ब्रीथिंग, इसको आप ब्रीथिंग भी कहते हैं, इसको आप वेंटिलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि हम हवा अंदर लेके गए, इंस्पिरेशन, हवा बाहर निकाल दी, एक्सपिरेशन। सिर्फ ये वाला जो रेस्पिरेशन है इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन असल में तो गैस हम इसलिए नहीं लेके जा रहे कि हमारे लंग को ज़रूरत है। गैस लेके जाने का मकसद, ऑक्सीजन अंदर लेके जाने का मकसद ये नहीं कि फेफड़ों से गुजार के बस बाहर ले आओ। भाई अंदर तो हमने गैस को, एयर को इसलिए लेके जाना है, हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन रिक्वायर है। लंग से ऑक्सीजन ब्लड में आ जानी है, ब्लड उसको तमाम सेल्स को प्रोवाइड करेगा। तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन। तो असल में रेस्पिरेशन तो हो रही है सही वाली, अगर बेसिकली देखें सेल के लेवल पे, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में किया जाता है प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन डाउन इन सेल में CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस, फिर एनर्जी पैदा की जाती है एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू
ATP, फिर उस एनर्जी से क्या बनाया जाता है ATP। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, ये समझ लो बच्चों एक बॉडी का सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या चीज़ एंटर हुई, ऑक्सीजन एंटर हुई, जो आपके लंग्स के जरिए यानी कि जो आपने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर ले गए वो आपके सेल में एंटर हो गई। अब आपके सेल के अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है यानी कि ये वाला C6H12O6। ऑक्सीजन यूज़ की जाएगी इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इस ग्लूकोज में क्योंकि देखें C भी है H भी है यानी एनर्जी है, कार्बन हाइड्रोजन है। जब ऑक्सीजन यूज़ की जाएगी तो ये तोड़ दिया जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल CO2 में, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक हो गया। अब 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यूज़ हुए। ये जो रेस्पिरेशन है इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसके दौरान सेल पैदा करता है ATP यानी कि एनर्जी। ये है असल में सेलुलर रेस्पिरेशन। ज़रा गौर मेरी बात पे करें, ग्लूकोज में CH एक साथ है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन हुई ऑक्सीजन यूज़ हुई, अब कार्बन के साथ यहाँ तो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, CH कहीं पे भी एक साथ नहीं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई, मुकम्मल तौर पे टूट गया। बात समझ नहीं आई, दोबारा समझिए। ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन ऐड की, उस ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन के साथ भी मिल गई, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी मिल गई, लेकिन उसने कार्बन हाइड्रोजन को एक साथ रहने नहीं दिया। और ये सारा काम आपके कहाँ हो रहा है, आपके सेल में, ठीक है। तो इसके नतीजे में सेल पैदा करेगा CO2 और वो CO2 हमें बाहर भेजनी पड़ेगी। ये होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन समझ भी आ गई और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपको पता ही है, मुझे पता है कि आपको ये आता होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं वो रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, और एनाएरोबिक कहते हैं अगर रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, अगर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर ना हो। आपको ये भी पता ही है कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो नॉर्मली एरोबिक होती है, यानी हम अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं। कुछ जानदार ऐसे भी है जो ऑक्सीजन के बगैर भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो कौन है, बैक्टीरिया है। काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उनको ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है, तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे जो कॉमनली हमारे अंदर ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है वो होता है ग्लूकोज यानी C6H12O6। अब ग्लूकोज के साथ क्या किया जाता है, ज़रा गौर फरमाए मेरी बात पे। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसमें काफ़ी सारी एनर्जी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई भी रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को पहले तोड़ दिया जाता है पायरोविक एसिड में, पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। तो एक ग्लूकोज से कितने पायरोविक एसिड बनते हैं, 2 पायरोविक एसिड। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरोविक एसिड में 3 कार्बन है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। फर्स्टली ये टूट जाता है 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में, उन दोनों कंपाउंड को कहते हैं पायरोविक एसिड। इस स्टेप को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इस स्टेप का नेम होता है ग्लाइकोलाइसिस। ये स्टेप कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अपनी बुक पे नोट डाउन कर ले। ग्लाइकोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट यानी कि ब्रेक। ग्लूकोज का ब्रेक होना पायरोविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और ये चीज़ ऑक्सीजन के बगैर ही होती है। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन है, ग्लूकोज का पायरोविक एसिड में जो टूटने का रिएक्शन है, ये हर जानदार में होता है। दुनिया का कोई भी जानदार, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, उसमें ये फर्स्ट रिएक्शन होगा ही होगा, पायरोवेट बनेगा। एक बात और, ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, पायरोविक एसिड में 4 है। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड के हो, उन दोनों में हाइड्रोजन कितने होंगे भला, उन दोनों में स्टूडेंट सिर्फ हाइड्रोजन होंगे 8।
एक मालिक्यूल में 4 है, 2 में 8। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन थोड़े कम हुए हैं, ऑक्सीजन 3 के 3 यानी ऑक्सीजन पूरे हैं। वो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स इसलिए कम हुए हैं कि इसी दौरान जब ये ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन होता है, 2 NADP आते हैं, 2 NADP पॉजिटिव 2 मालिक्यूल, और ये बन जाते हैं NADH2, 2 NADH2 बना लिए जाते हैं। मेरी बात की समझ आई? ये NAD पॉजिटिव एक कोएंजाइम है, ये ग्लूकोज में से हाइड्रोजन को ले लेता है। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। यानी अगर एक पायरोविक एसिड बनेगा ना एक, तो उसमें से एक ही NADH बनेगा। अगर 2 पायरोविक एसिड बनेंगे उसके साथ 2 NADH2 बनेंगे। तो रेस्पिरेशन के दौरान ये चीज़ें भी बनती है। इसी दौरान ये जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है, इसमें 2 ATP भी बनते हैं, यानी इस स्टेप में थोड़ी सी एनर्जी भी पैदा होती है। और याद रखें, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है ये हर जानदार में होता है। साइंसदानों का ख्याल है कि जो दुनिया में पहला जानदार वजूद में आया होगा ना, बैक्टीरिया, तब ज़मीन पे ऑक्सीजन नहीं थी। पहला जानदार जब वजूद में आया तो उसने इसी रिएक्शन से एनर्जी पैदा की होगी, ग्लाइकोलाइसिस से। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपके पास बन गया पायरोवेट। इसको पायरोवेट भी कहते हैं, इसको पायरोविक एसिड भी कहते हैं। अब पायरोविक एसिड ने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आप ये पूरा एक टेबल सा मेरे पास देख रहे हो, ये बड़ा इजी करके मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये जो पायरोवेट अब यहाँ पे बना, ये आ जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है, पायरोवेट को सेल मुख्तलिफ तरीके से डील करता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है, इस पायरोवेट को मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया जाता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। ये वाला स्टेप एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में, लेकिन इसके बाद डिफरेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये वाली जो रेस्पिरेशन आप देख रहे हो, ये कहते हैं इसको एरोबिक। ज़रा देखिए, पायरोवेट के 2 मालिक्यूल हैं, ठीक है। वो पायरोवेट यहाँ पे आया और तब्दील हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो हमने 9th में पढ़ा था कि पायरोवेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए में तोड़ दिया गया। अभी सिर्फ ये हम आउटलाइन पढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बहुत तफसील के साथ ये सारी चीज़ें देखेंगे कि एसिटाइल को ए कैसे बना। एसिटाइल को ए बनाने के लिए यहाँ पे अगेन एक चीज़ यूज़ हो रही है, NAD पॉजिटिव। ये NAD पॉजिटिव आप एरो देख रहे हो, हाइड्रोजन ले लेता है एसिटाइल कोएंजाइम बनने के लिए, हाइड्रोजन इसने H ले लिया, ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। लेकिन फौरन ये ऑक्सीजन भी यूज़ हुई, ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन यूज़ हुई, ये ऑक्सीजन मैंने यू बनाई है, यानी NADH से हाइड्रोजन को किसने एक्सेप्ट कर लिया? ऑक्सीजन ने। तो ये बन गया आपके पास से H2O। एरोबिक रेस्पिरेशन में H2O पैदा हुआ है, यानी ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है, ऑक्सीजन रिड्यूस कर दी गई, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ले लिए, और ये NADH जो है ये दोबारा NAD पॉजिटिव रह गया। ये दोबारा से अगला जो मालिक्यूल आएगा उसमें से हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन वाटर को दे देगा। यूँ एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या पैदा होता है? वाटर, और क्या यूज़ होता है? ऑक्सीजन। फिर एसिटाइल को ए को क्रेब्स साइकिल में लेके आया जाता है। इस एसिटाइल को ए में कार्बन हाइड्रोजन जितने भी होते हैं सारे तोड़ दिए जाते हैं, यानी मुकम्मल तौर पे CO2 और H2O में तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज को, और इसमें 36 ATP पैदा होते हैं इस सारे प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम आते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। ये जो दोनों टाइप्स आप देख रहे हो, ये दोनों कौन सी रेस्पिरेशन है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? 2 किस्में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नेम होता है फर्मेंटेशन। अब पहले फर्मेंटेशन ये देखें कि ये पायरोविक एसिड है, मैंने बताया पहले आप लोगों को कि फर्स्ट स्टेप सेम होता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों में। अब सेकंड स्टेप में पायरोविक एसिड को अगर तोड़ दिया जाए किसमें? लैक्टेट में, यानी लैक्टिक एसिड में। इसको बोलोगे आप, ये वाली जो रेस्पिरेशन है इसको बोलोगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर पायरोविक एसिड को तोड़ दिया जाए इथाइल अल्कोहल में, क्योंकि अल्कोहल बना है, तो इसको आप बोलोगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यानी पायरोवेट को अगर मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया जाए ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर पायरोविक एसिड को लैक्टिक एसिड में तोड़ा जाए ये
फर्मेंटेशन है। और ये कौन सी फर्मेंटेशन? लैक्टिक एसिड। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथाइल अल्कोहल में तोड़ा जाए, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। इसका भी ज़रा मैकेनिज्म समझ ले। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ठीक हो गया। अब ये जो 3 कार्बन पायरुविक एसिड के अंदर है, लैक्टिक एसिड के अंदर भी 3 है, कार्बन सेम है। ठीक। हाइड्रोजन पायरुविक एसिड में 4 है, लैक्टिक एसिड में 6 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ही है, ऑक्सीजन इसमें भी 3 है, यानी हाइड्रोजन इंक्रीज हुए हैं। ये हाइड्रोजन इंक्रीज कैसे हुए? यहाँ पे यूज़ किया जाएगा NaDH2। ये हाइड्रोजन वापस दे देगा किसको? लैक्टिक एसिड को, और ये फिर क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चों मैं आपको फार्मूला भी बताता जाऊँ कि जो पायरुविक एसिड होता है ना, उसका फार्मूला क्या होता है। पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है 1 2 3 कार्बन है ना पायरुविक एसिड में। अब इन 3 कार्बन में जो कार्बन नंबर 2 है, इसके ऊपर ये मौजूद है। ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये है CH3। यहाँ पे मौजूद होता है COOH। देखें तो ये क्या बन गया? 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 and 1 4 हाइड्रोजन, एंड 2 and 1 3 ऑक्सीजन, तो C3H4O3। और इससे जब लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 2 3 कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पे सेम COOH, क्योंकि लैक्टिक एसिड भी एक एसिड है। थर्ड कार्बन पे भी CH3 ही होता है, लेकिन सेकंड कार्बन पे क्या होता है? सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन की जगह OH आ जाता है, और दूसरी साइड पे भी अब H। अब काउंट करें, C3H3 यहाँ पे है, 4 5 6, तो ये बन गया C3H6O3, और ये वाला था C3H4O3। ये पायरोवेट है और ये लैक्टिक एसिड है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की दूसरी टाइप को देखते हैं। दूसरी टाइप जो है, उसमें पायरोविक एसिड को पहले चेंज किया जाता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने लगा हूँ। C कितने कार्बन होते हैं? 2। इस कार्बन के साथ होगा CH3, और इस कार्बन के साथ होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सिर्फ H, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? ये है एसिटल्डिहाइड। पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन रह गए? 1 and only 2, तो 2 कार्बन रह गए C2। H कितने हैं? 3 and 1 4, हाइड्रोजन 4 ही है, कार्बन एक कम हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 1 है। समझ आ गई होगी आपको कि ये फॉर्मूला हो गया एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर। तो यानी कि 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन कम हुए हैं, और वो CO2 की फॉर्म में निकल गए। अब जो एसिटल्डिहाइड है, इसके साथ क्या किया जाता है? एसिटल्डिहाइड को बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है C2H5OH, और ये करने के लिए आपको अगेन हाइड्रोजन रिक्वायर है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला है C2H4O। इसका फार्मूला है इथाइल अल्कोहल का। C2 कार्बन सेम है, हाइड्रोजन 4 की बजाय कितने हैं? 5, और 1 हाइड्रोजन ये है, यानी हाइड्रोजन 2 इंक्रीज करने हैं, ऑक्सीजन 1 ही है। 2 हाइड्रोजन इंक्रीज करने के लिए अगेन यूज़ किया गया NaDH, और NaDH ने हाइड्रोजन NaDH2 है, ये अपने 2 हाइड्रोजन दे देता है, और इस तरीके के नतीजे में बनता है इथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, सिंपली इतना याद रखें कि अगर पायरुविक एसिड को तोड़ दिया जाए लैक्टिक एसिड में, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अगर पायरुविक एसिड को तोड़ दिया जाए इथाइल अल्कोहल में, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे भी ऐड की है। फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, 2 किस्म की अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें आपने पायरुविक एसिड लिया C3H4O3, इसको तोड़ दिया C2H5OH, यानी ये इथाइल ग्रुप है, C2H5 क्या है? इथाइल। ये OH अल्कोहल का ग्रुप है, साथ CO2 रिलीज हुआ, और इस दौरान NaDH2 ने हाइड्रोजन अपने दे दिए, यानी कि हाइड्रोजन इंक्रीज हुए। ये किस में होती है? यीस्ट में, यानी फंजाई इस तरीके से एनर्जी लेती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें पायरुविक एसिड यानी C3H4O3, इसको तोड़ा जाता है C3H6O3 यानी लैक्टिक एसिड में। तो इसमें हाइड्रोजन आइन आपको ऐड करने पड़ेंगे, यानी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और NaDH2 हाइड्रोजन आइन ऐड करते हैं। ये कहाँ होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? इन ह्यूमन मसल्स, हमारे मसल्स में भी होती है।
जब कभी हम ज़्यादा काम करें ना, मुशक्क़त का काम करें, तब हमारे मसल में खलियाँ पड़ जाती है। वो क्यों पड़ती है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी हमें मिलती नहीं, तो हमारे मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन होती है, उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। फिर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में होती है और इसमें सिर्फ 2 ATP ही पैदा होते हैं। यानी कि ये जो दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है, इनमें सिर्फ 2% एनर्जी पैदा होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपने पढ़ा, इसमें 36 ATP पैदा होता है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। हमने रेस्पिरेशन को समझा, हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया, फिर हमने जो फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी टाइप डिस्कस की। इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में होगा। हम तफसील से समझेंगे कि हमारे अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।